नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास WCS का है जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है और वो भी ऑल ट्रेड, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक हम क्वेश्चन इससे पहले कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए कि यहाँ पर भी आप लोग को अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन हमारा होगा 13 नंबर से, यानी कि 113 नंबर से। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है तापमान को क्या संदर्भित करता है। यहाँ पे हर्षी का छुटा हुआ है, यानी कि तापमान को क्या संदर्भित करता है, इसका मतलब है तापमान क्या है। एक तरह से यही कह सकते हैं कि तापमान क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ये ऊर्जा का रूप नहीं है। दूसरा है यह ऊष्मा की अवस्था बताती है, तो तापमान ऊष्मा की अवस्था को ही बताती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा जो है, यानी कि तापमान क्या है, तापमान ऊष्मा की अवस्था को बताती है। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, 114 नंबर यह है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। यानी कि एसआई सिस्टम जो हमारे भारतीय के द्वारा अपनाया गया है, यानी कि भारत में जो लागू होता है वो एसआई सिस्टम जो है वो क्या होता है ऊष्मा का। ऑप्शन नंबर ए में है कैलोरी। तो कैलोरी जो है ऊष्मा का एसआई मात्रक नहीं है, बल्कि एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा को जो हम मापते हैं वो किस में उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी में है थर्मोमीटर जिसे आप थर्मामीटर भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है पायरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि बैरोमीटर हमारा क्या मापता है, बैरोमीटर हमारा दाब को मापता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर है वो अधिक से अधिक तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि किसी भट्ठी में तापमान अगर मापना हो, यानी कि जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है, जिसे फर्नेस कहते हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस हुआ, इस तरह से पुडलिंग भट्टी हो गया, इस सब को में जो तापमान होता है उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, पायरोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक तापमान को माप सकते हैं। ये लगभग पायरोमीटर 1200 से अधिक, यानी कि 1000 या फिर 1100 1200 या इससे अगर अधिक हो उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि ये हाई टेम्परेचर को मापता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर मापता है हमारा तापमान को, जो कि शरीर का तापमान होता है। अगर किसी को बुखार लग जाता है तो वो जो उसका तापमान होता है, जिसे आप थर्मामीटर में चेक करते हैं, तो वो हमारा होता है थर्मामीटर जो कि तापमान मापता है। और ऑप्शन नंबर ए में है कैलोरीमीटर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर हमारा होता है ऊष्मा को मापने के लिए। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैलोरीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि थर्मामीटर और पायरोमीटर ये हमारा तापमान मापता है, जो कि थर्मामीटर हमारा कम से कम तापमान मापता है और ये अधिकतम हमारा 300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है। यानी कि आदमी का जो तापमान मापता है, बुखार मापता है कि 100 डिग्री 200, यानी कि 100 डिग्री 101 102, इस तरह से जो तापमान मापता है वो हमारा थर्मामीटर होता है। और ये 300 डिग्री तक माप सकता है। अगर किसी को 300 डिग्री तक बुखार है उसको भी माप लेगा, लेकिन 300 डिग्री तक किसी को बुखार चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि 300 डिग्री तक में आदमी सूख के भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो 300 डिग्री तक किसी का तापमान नहीं होता है, तो ये 300 डिग्री तक अधिकतम माप सकता है। ठीक है, और पायरोमीटर जो है ये हमारा फर्नेस का तापमान मापता है, यानी कि भट्ठी का तापमान मापता है, जो कि 1000 से ऊपर, एक अनुमान लगा के कह सकते हैं कि 1000 से ऊपर अगर मापना हो तो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और बैरोमीटर हमारा दाब मापने का उपकरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम पानी है और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ाना है, तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर में कह रहा है पानी की, यहाँ पे विशिष्ट होगा, विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। यानी कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है उसका मान कितना होता है। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 होता है, यानी कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है। ये सबको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि और सबका जो विशिष्ट ऊष्मा नहीं भी पूछता है, लेकिन पानी का विशिष्ट ऊष्मा हर जगह पूछ देता है, तो इसलिए उसका
एक हो जाएगा पानी का विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अगला क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है, यहाँ पे किस होना था, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या फिर छोड़ा जाता है। यानी कि उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसका तापमान बढ़ाते चलिए, उसका अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो बर्फ़ है तो बर्फ़ ही रहेगा, कितना तापमान बढ़ा दीजिए, या फिर वो पानी है यानी वो द्रव्य है तो द्रव्य ही रहेगा, और अगर वो भाप है तो भाप ही रहेगा, वो प्लाज्मा अवस्था में नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वो हमारा सेंसिबल ऊष्मा होता है। यानी कि सेंसिबल ऊष्मा में होता क्या है, तो सेंसिबल ऊष्मा में हम किसी भी यानी कि अवस्था में, यानी कोई अवस्था हो सकता है, चाहे ठोस, द्रव या फिर गैस अवस्था भी हो सकता है, तो सेंसिबल ऊष्मा उस ऊष्मा को कहते हैं जिसमें तापमान में वृद्धि होती है। हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं, हम 100 डिग्री 200 डिग्री इतना तो नहीं होता, लेकिन तापमान में एक तरह से बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उसका जो भौतिक रूप है वो परिवर्तन नहीं होता है। अगर वो बर्फ़ है तो बर्फ़ रहेगा, पानी है तो पानी रहेगा। ठीक है, तो इसके भौतिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारा सेंसिबल ऊष्मा होता है। उसके बाद आता है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होता है जिसमें कि अगर हम तापमान दें तो वो अपना अवस्था को परिवर्तन कर दे। यानी कि अगर वो बर्फ़ में है यानी ठोस अवस्था में, तो उसको हम अगर उष्मा देंगे तो वो हमारा द्रव्य पिघल जाएगा यानी पानी बन जाएगा। अगर वो पानी है तो उसको अगर हम और उष्मा दें, यानी कि गुप्त उष्मा वही लेटेंट हीट होता है, अगर उसमें और उष्मा दें तो वो वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर उसमें भी और उष्मा दे दें तो फिर प्लाज्मा का रूप बदल जाएगा। लेकिन धरती पे आप किसी भी भट्ठी के द्वारा उसको प्लाज्मा में चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि सूर्य के चारों ओर जो वाष्प यानी कि गैस है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहाँ पे प्लाज्मा में बदलना बहुत सी आम बात है, लेकिन धरती पे आप उसको उत्पन्न शायद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखिए, गुप्त ऊष्मा वो है जिसको कि अवस्था को परिवर्तन कर दे, और सेंसिबल ऊष्मा वो है जो कि सिर्फ तापमान बढ़ाए, बल्कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। बॉइलिंग पॉइंट वही खौलना यानी कि उबलने लगना क्या होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में दे रखा है। अपना लोग तो डिग्री सेल्सियस में जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर नहीं दे पानी, 90 डिग्री 95 डिग्री तक पानी स्थिर रहता है, तापमान बढ़ता जाता है जैसे सेंसिबल ऊष्मा की तरह। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो फिर वो गुप्त ऊष्मा की तरह काम करना शुरू करता है, यानी कि उसका अवस्था परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, जबकि हमारा डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में हमारा होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें कि हम किसी भी पदार्थ को उबाल सकते हैं अगर फ़ारेनहाइट में इसको मापना हो तो। इसके लिए हम एक सूत्र लिख लेते हैं जो कि आपको हर समय काम देगा। यानी कि एक हम नया पेज ले लेते हैं और वहाँ पे हम इसको सूत्र को लिखते हैं, ताकि हम और सारा क्वेश्चन जो बनाएंगे तो वहाँ पे भी हम उसको दिखा सकें। ठीक है, ये अपना पेज है, इस पर हम एक सूत्र को लिखेंगे जिसमें आपको अभी जो हम 10 से 12 क्वेश्चन कराएंगे वो इसी सूत्र पे आधारित होगा। तो इसको आप लोग याद करके ज़रूर रखिए, और एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, कोई भारी नहीं होगा। अभी अगर रिवीजन करिएगा ना, हम अभी 5 से 10 क्वेश्चन कराएंगे तो उसी से आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, और कितनों को तो याद ही होगा, क्योंकि ये अपना लोग पढ़े होंगे, 9वां 10वां में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है यानी कि अवस्था परिवर्तन के लिए जो हमारा सूत्र होता है किसी को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, तो होता है हमारा C/5। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस हो तो C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है जो कि 100% आपको काम पड़ेगा, और इसको अभी याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस सूत्र से क्या होता है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तो हम इन दोनों का उपयोग करेंगे, इसको छांट देंगे, जबकि सभी बराबर ही है। अगर हमें केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना हो तो हम डिग्री सेल्सियस वाली को हटा के इन दोनों का उपयोग करेंगे। अगर हमें डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट केल्विन में बदलना हो तो हम बीच वाली संख्या को हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 ही मात्रक को कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी जगह पे आपको 2 ही मात्रक को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप किसी एक को हटाएंगे जिसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, तो अब इस सूत्र को हम
और सारे क्वेश्चन में पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 19 नंबर, ये कह रहा है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक क्या होगा। तो ये हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि डिग्री सेल्सियस में हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हम जानते हैं सभी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसको फ़ारेनहाइट में हम बदलने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे नीचे हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फंडा है, क्योंकि पानी का क्वथनांक पूछ रहा है। हमें पता किस में है, हमें पता है डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में भी होता है, केल्विन में भी आप लोग को पता हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। हमें पता है, सबको ये पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू होता है, तो हमें सिर्फ 100 डिग्री वाला सेल्सियस में ही हमारा मात्रक पता है, जबकि फ़ारेनहाइट में पता नहीं है। तो हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच कंपेरिजन करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 119 था, ठीक है, 119 क्वेश्चन नंबर, और हमारा सूत्र यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारे, यहाँ पे C/5, C हमारा डिग्री सेल्सियस है और F हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट है, और K हमारा केल्विन है। हमें बदलना किस में है, फ़ारेनहाइट में बदलना है डिग्री सेल्सियस को, ताकि प्रूफ करने के लिए। तो सेल्सियस में हमें 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलना शुरू हो जाता है, बट्टे में 5 हो जाएगा, बराबर ये जो सूत्र है F - 32/9। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा वो जो 212 डिग्री सेल्सियस है वो हमें मिल जाएगा। जबकि आप लोग को सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है, हम इसको फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। ठीक है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे /5 और यहाँ पे F - 32/9, तो इसको हम काट सकते हैं 5 से, 20 पंचे 100, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नीचे में 5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम चाहे तो इस तरह क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, तो 20 को 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा F - 32। इतना सबको जानते हैं। ठीक, अब क्या है, अब C हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस दिया गया ही, हमें F निकालना है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक है, इसीलिए लगा के रखे हुए हैं। हमें निकालना क्या है, हमें F निकालना है। तो F के साथ इस साइड माइनस में है, अगर हम इस संख्या को उल्टा के इस साइड ले आए तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा F बराबर हो जाएगा 180 + 32, तो निकल के आएगा 202, 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम पहले ही आपको, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको याद ही रखिए। ठीक है, याद रखिए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें समय ख़राब मत कीजिए इस तरह से निकालने में, और अगर याद नहीं है तो आप निकालिए। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमना कह रहा है, फ्रीजिंग होना मतलब जमना, यानी कि बर्फ़ में कन्वर्ट होना। तो बर्फ़ में पानी कब बदलेगा, वो भी केल्विन में। आप सभी लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हमें पता क्या होता है, हमें सिर्फ एक मात्रक पता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है हमारा डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस 120 क्वेश्चन नंबर है। तो डिग्री सेल्सियस में हमारा किसी भी, कोई भी पानी हो या फिर कोई द्रव्य हो, तो वह हमारा, और यहाँ पानी की बात कर रहा है, तो पानी जो है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस पे वो जम के बर्फ़ बन जाता है। इतना तो सबको पता है कि जम के हमारा क्या बन जाता है, ये फ है, ठीक है, जम के बर्फ़ बन जाता है 1 डिग्री सेल्सियस पानी पे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हमारा केल्विन में, तो हम डिग्री सेल्सियस हमें पता है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट अभी कर लेते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है। एक 120 नंबर, हमारा सूत्र यही रहेगा। इसमें करना क्या है, यहाँ देख लीजिए, केल्विन में चेंज करना है। हमें मालूम किस में है, डिग्री सेल्सियस में, यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में फंडा होने वाला है। ये हमारा डिग्री सेल्सियस, ये वाला, और ये हमारा केल्विन वाला। अब हम इस बीच वाले को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा C/5 = K माइनस, 1 सेकेंड, C/5 = K - 273/5। ठीक है, अब इस पर हमें निकालना होगा। तो हमें डिग्री सेल्सियस में पता है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस /5,
इतना हमें पता है, इक्वल टू के, यानी के में हमें पता नहीं है, हमें के में निकालना होगा। तो क्या लिखना है, के माइनस 273/5। हमें अब के का मान निकालना है, इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे में भी 5 है और यहाँ भी 5 है, अब हम इसको काट सकते हैं, 5 में से 5 चला गया। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और ये कैसे हो गया, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बर्फ़ बनता है। 1 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बदलता है बर्फ़ में, ये हमारा मिस्टेक था। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, सुधार कर लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस में वो बर्फ़ में बदल जाता है। अब हमें 5 से 5 नीचे कट गया, बाकी सब सही है, बस यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन हम मात्रक लिख रहे हैं, यानी कि ये के का मान हमें निकालना नहीं है, बस केल्विन मात्रक लिख रहे हैं, चाहे तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, और अगर के इस साइड माइनस में 273 में है तो 273 को हम इस प्लस में लाएँ, यानी कि के इक्वल टू अगर दूसरे साइड ले आएँ बराबर के दूसरे साइड, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 273। तो के हमारा कितना हो जाएगा, 273 केल्विन पे कोई भी पदार्थ यानी कि बर्फ़ की अवस्था में आ जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन पे हमारा कोई भी पदार्थ बर्फ़ में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर 273 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, तो 20 नंबर में क्वेश्चन नंबर डी में ऑप्शन में दिया गया है 273 डिग्री केल्विन, यानी कि डिग्री लगाना ही है, केल्विन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 273 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन कर रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या फिर सेल्सियस कहिए, बात एक ही है, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, यही कि सूत्र तो यही लगेगा, सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। अभी से हमें मालूम था सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस जो कि तापमान था बर्फ़ में बदलने का, तो उसको हम केल्विन में बदले, या फिर और जो हमें दिया गया था उसको फ़ारेनहाइट में बदले। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बदलना है, हमें 45 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस एक ही है, पहले डिग्री सेंटीग्रेड होता था, अब डिग्री सेल्सियस कहने लगे, ठीक है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, क्या है 221 में 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 121 होगा। 121 क्वेश्चन नंबर में 45 डिग्री सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हुआ, ठीक है। सूत्र हम यही लगाएंगे जो सूत्र हमें दिया गया है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब केल्विन वालों को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये दोनों सूत्र पे लगाएंगे, यानी कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, यही सूत्र लगाएंगे और अभी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, C के जगह पे हम 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32/9, इतना, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 से इसको 9 × 5 = 45 कट गया, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब हम क्रॉस में गुना भी कर सकते हैं, यानी कि 9 को 9 से गुना कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 81 बराबर F माइनस 32, ठीक है। 81 बराबर F माइनस 32 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है F का मान, तो F बराबर हो जाएगा, ये 32 माइनस में है, अगर इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 81 प्लस 32 जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 8 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं आंसर में है 121 में 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ होगा किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं, यानी कि जो तापमान दोनों का समान हो, यानी कि फ़ारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में भी दोनों समान रीडिंग दे। कितना डिग्री अगर पानी का तापमान होगा उस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में भी वही मान दिखाता है थर्मामीटर के रीडिंग पर, ठीक है।
अगर इसको प्रूव करने की बात हो तो हम यहाँ पे अभी इसको निकाल के दिखाते हैं कि कैसे -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट भी समान होता है। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में -40 है तो यही रीडिंग अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट में तो वहाँ भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इसको हम एक बार चेंज करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन नंबर 112 नहीं 122 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 को हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं। सूत्र देख लीजिए, हमें बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यही दोनों सूत्र लगेगा। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला सूत्र लगेगा। हम यहाँ पे लगाते हैं C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, अब हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है -40 डिग्री सेल्सियस बट्टा 5 इक्वल टू F-32/9। अब इसको सॉल्व करिए, कटेगा 8 पंचे 40, 8 से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे -8 डिग्री और यहाँ पे इतना, तो इसको गुना कर लीजिए। 9 से 8 को क्रॉस तो हम गुना कर ही सकते हैं, तो 9 8 72, यानी कि -72 होगा। -72 इक्वल टू F-32, इतना। ठीक है, अब अगर हम F के इस साइड 32 जो है वो माइनस में है, अगर हम इस साइड लाएंगे बराबर के दूसरे साइड तो वो हमारा प्लस में हो जाएगा। या फिर F बराबर -72, ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में 32। ठीक है, अब माइनस और प्लस को यहाँ पे गुना नहीं करना है, यहाँ पे माइनस प्लस को गुना करने पर हमारा ये माइनस रहेगा। माइनस होता है तो 72 में से हमें 32 को घटाना होगा, और जो बड़ा मान होता है उसका साइन नीचे में लग जाता है। तो यहाँ पे 72 बड़ा है तो उसका साइन लग गया, और 72 में से अगर 32 घटाएं तो वो 40 हो जाता है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस दोनों तापमान एक ही रीडिंग दर्शाता है। तो यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए या -40 डिग्री सेल्सियस कहिए, दोनों बात बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पे 122 था, 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 123 क्वेश्चन कहता है कि -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। यानी हमें केल्विन में बदलना कर रहा है -273 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दें, यानी कि -273 कब निकला था, जब हम 1 डिग्री सेल्सियस को, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे हमारा बर्फ़ बन रहा था उसमें निकाले थे तो -273 आया था। तो 0 डिग्री केल्विन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हम इसे एक बार कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसका हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यह डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में बदलना है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला सूत्र लगेगा। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 123 क्वेश्चन में करा है C/5 माइनस बराबर K -273/5। ठीक है, हमें डिग्री सेल्सियस में दिया कितना गया है -273, तो लिख देते हैं -273/5 बराबर K -273/5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे केल्विन वाला में 9 होता है, 5 नहीं होता, यहाँ पे हम मिस कर गए। मिस नहीं है, सही है, वो फ़ारेनहाइट में 9 होता है, यहाँ पे सही है 5 ही रहेगा, कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस 5 को हम काट सकते हैं, आराम से काट देंगे, क्योंकि नीचे में काट सकते हैं, ऊपर में भी कटेगा तो हम काट देंगे। ठीक है, ये दोनों कट गया। अब देखिए -273 और यहाँ हो जाएगा K -273। अब ये माइनस में है, अगर इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो K बराबर के हम दूसरे साइड लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -273, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और वो भी 273, प्लस माइनस और कोई बड़ा ही नहीं है तो कोई सूत्र नहीं लगेगा, और यह घटने के बाद हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पहले ही हम टिक कर चुके थे कि यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कह रहा है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो, यानी कि F और डिग्री सेल्सियस, C वाला हमारा सूत्र लगेगा। इसमें देखते हैं F और C, यानी कि ये वाला सूत्र हम लगाएंगे और मान निकाल लेंगे। एक सेकेंड, हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 123, 124 से क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है,
हमें दिया गया है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें बदलना है कितना डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, हमें 20 डिग्री लिख लेते हैं। हमें दिया गया क्या फ़ारेनहाइट में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। तो अब इस सूत्र पे हम बैठाएंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा C/5 इक्वल टू F की जगह पे हम कितना दे सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस हम दे सकते हैं। तो 20 माइनस 32/9, सही है क्या, देखिए सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं C/5 इक्वल टू 32 में से 20 कटेगा, कितना हो जाएगा 12, और वो भी माइनस के साथ /9, ठीक है। हम इसको गुना भी कर सकते हैं क्रॉस में, तो क्रॉस में गुना कर सकते हैं, तो कर ही लेते हैं। तो क्रॉस में अगर गुना करें तो 9C को गुना करेंगे तो 9C हो जाएगा, और यहाँ पे 12 पंचे 60, लेकिन वो भी माइनस के साथ, ठीक है, वो भी माइनस के साथ होगा। अब हमें अगर डिग्री सेल्सियस का मान निकालना हो तो -60/9, अब हमें 60 में 9 से भागा देना है। तो 9 से हम भागा देंगे इसमें काट के इस तरह से, तो 9 × 5 = 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 7 अधिक हो जाता है, 9 × 6 = 54, इसके बाद बचेगा 4, एक पॉइंट लगा देते हैं, वहाँ 40 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 के नीचे फिर 60 हो जाएगा, फिर 9 × 6 = 54, फिर 6 यानी कि ये 6 आता रहेगा। तो अगर हम 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6.6, और इसको हम 7 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये 5 से, ये मान जो होता है वो 5 से अगर अधिक हो तो उसको हम एक अधिक करके लिख लेते हैं, नहीं कहते हैं यहाँ पर अगर 4 आता तो फिर हम उसको 4 लिखने की ज़रूरत, हमें 5 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है तो हमको उसको 7 लिख सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं है, और ये भी हमारा डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। तो 124 नंबर क्वेश्चन, और -6, 7, हाँ ये ऑप्शन नंबर इसका डी में विराजमान है, माइनस के साथ, ठीक है, माइनस में यहाँ पे लगा हुआ ही है, माइनस के साथ -6.67 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पे वो अधिकतम तापमान को मर्क्यूरी थर्मामीटर पर मापा जा सकता है, यानी कि कौन सा अधिकतम तापमान है जो मर्क्यूरी थर्मामीटर, वही थर्मामीटर जिसमें कि बुखार लगने पे कक्षिया में लगा के देखते हैं कितना तापमान बढ़ा है, कि बुखार कितना लगा है, ठीक है, तो वही, तो उस पर हम अधिकतम 300 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। उससे अधिक अगर मापेंगे उस थर्मामीटर से तो वो थर्मामीटर चिटक जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। लेकिन आदमी का तापमान कभी इससे अधिक होता ही नहीं है, आदमी नहीं तो सूख के भुट्टा बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस में हम 300 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान को माप सकते हैं मरकरी वाला में, जबकि और सारा थर्मामीटर वहाँ पे दिया गया था। तो मरकरी वाला में हम कितना माप सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, तापमान मापने के उपकरण का नाम क्या है। ये एक उपकरण दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको पूछेगा यही उपकरण और पूछेगा कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है बायमेटेलिक थर्मामीटर। क्या हो जाएगा, बायमेटेलिक थर्मामीटर। इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ का तापमान मापते हैं। ये बायमेटेलिक तापमान जो है वो भी हम 300 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं, यानी कि चाहे बायमेटेलिक हो या फिर मर्क्यूरी वाला हो या फिर अल्कोहल वाला हो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार ताकि आप लोग को सही से याद रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 126, चाहे फिर मर्क्यूरी वाला हो वो भी हमारा 300 डिग्री सेल्सियस तक ही मापेगा, या फिर ये क्या है बायमेटेलिक, चाहे बायमेटेलिक हो वो भी हमारा मापेगा कितना 300 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, ठीक है। और एक और होता है, वो होता है हमारा अल्कोहल वाला, वो भी हमारा मापता है 300 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक अगर ये मापेगा तो वो चटक जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो हमारा बायमेटेलिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया यानी कि पारा वाला जिससे आप लोग अपना बुखार जांच करते हैं, और उसके बाद अल्कोहल वाला, ये सभी 300 डिग्री सेल्सियस तक ही मापता है। जबकि और भी होता है जैसे कि
पायरोमीटर जो उसमें दिया गया था, जिसमें हम कहे थे कि इसको भट्ठी का तापमान मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो पायरोमीटर जो था। और बैरोमीटर होता है दाब मापने वाला। देखिए पायरोमीटर और बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर दाब मापता है और पायरोमीटर तापमान मापता है। इन दोनों में अंतर समझिए। बैरोमीटर हमारा दाब मापता है यानी कि वायुमंडलीय दाब, जबकि पायरोमीटर हमारा तापमान मापता है। तो तापमान मापने वाला पायरोमीटर जो होता है वो हमारा अधिकतम 3000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, ठीक है। पायरोमीटर जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, इसलिए इसका हम उपयोग भट्ठी मापने के लिए करते हैं। या फिर इस पायरोमीटर को आप रेडिएशन पायरोमीटर भी कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, रेडिएशन वो जो सूर्य, रेडिएशन का हिंदी होता है विकिरण, जो कि सूर्य से विकिरण होता है। तो सूर्य का दाब मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ये अधिक से अधिक तापमान मापेगा, आपका भट्ठी का तापमान तो मापेगा ही, लेकिन अधिक से अधिक तापमान को भी माप सकता है ये पायरोमीटर, ठीक है। तो इस इतना हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर। 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं को तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? यही पायरोमीटर था ना। तो इसमें देखते हैं रेडिएशन पायरोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, बायोमेट्रिक थर्मामीटर, अल्कोहल। तो बायोमेट्रिक और अल्कोहल ये तो 300 डिग्री सेल्सियस मापेगा, तो इन दोनों को हटा दीजिए इससे। इसमें पायरोमीटर इसमें भी है और पायरोमीटर इसमें भी है। ये है रेडिएशन वाला और ये है थर्मो इलेक्ट्रिक वाला। तो हमारा जो मापता है पायरोमीटर 300 डिग्री सेल्सियस तक, वो हमारा रेडिएशन वाला मापता है। और थर्मो इलेक्ट्रिक वाला क्या होता है वो भी हमें भी बता देते हैं, ठीक है। पायरोमीटर क्या, थर्मो इलेक्ट्रिक वाला। पायरोमीटर वो भी थर्मो इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक वाला पायरोमीटर जो है वो हमारा 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, यानी कि इसमें जो धातु यानी कि तंतु जो यूज किया जाता है वो 2 प्रकार का तंतु यूज किया जाता है। या फिर आप प्लेटिनम वाला लगा दीजिए, प्लेटिनम, या फिर आप तांबा वाला लगा दीजिए यानी कि कॉपर। आप कॉपर भी लगा सकते हैं, प्लेटिनम भी लगा सकते हैं। अगर आप प्लेटिनम लगा दिए, ये महंगा आता है प्लेटिनम वाला, तो प्लेटिनम अगर लगा दिए तो ये 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापेगा, तब तक नहीं जलेगा, यानी कि इतना तक तापमान माप सकता है। लेकिन अगर कॉपर वाला लगा दिए तो ये मात्र 600 यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान को मापेगा, उसके बाद जल जाएगा। लेकिन ये अधिकतम 1600 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है, जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक वाला होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर थर्मो इलेक्ट्रिक ना होकर के रेडिएशन बैरोमीटर होगा, जो कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नहीं 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है? ऊष्मा संचरण होता क्या है? ऊष्मा संचरण जो होता है वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से हो सकता है। ऊष्मा संचरण कितना प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। या फिर एक होता है चालन विधि, दूसरा संवहन विधि और तीसरा विकिरण विधि। हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोग को भी याद रहे। 128 क्वेश्चन नंबर, 128 क्वेश्चन नंबर। तो संवहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है हमारा चालन वाला, दूसरा हमारा होता है संवहन वाला और तीसरा क्या होता है हमारा विकिरण वाला, ठीक है। अगर इसका इंग्लिश नाम लिखना चाहे तो चालन होता है कंडक्शन, कंडक्शन हमारा क्या होता है? चालन। उसके बाद आता है संवहन, तो संवहन हमारा होता है कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन होता है CONVECTION, कन्वेंशन वाला होता है हमारा संवहन। और तीसरा है विकिरण, विकिरण हमारा क्या होता है? रेडिएशन वाला, RADIATION, रेडिएशन वाला। तो देखिए चालन क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन तब होता है जब किसी पदार्थ का, यानी मान लीजिए कलम है या फिर मान लीजिए लोहा है, जिसका अणु पास पास हो, यानी कि यहाँ पे इस तरह से सटा 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 अणु हो, तो इसमें जो है हमारा कंडक्शन होगा, यानी कि चालन होगा। एक यहाँ पे इसको गर्म कीजिए तो ये इसको थोड़ा सा उष्मा देगा, फिर ये उष्मा इसको देगा, इस तरह से उष्मा आते आते अंतिम तक ये उष्मा आ जाता है। अगर आप लोग किसी भी छड़ को अगर आगे की सिरे को गर्म करते हैं तो पीछे का सिरा भी हल्का गर्म हो जाता है, तो वही कंडक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ का जो पदार्थ का जो बनावट है वो काफ़ी सटा सटा होता है।
एक सेकेंड। ठीक है, तो काफ़ी सटा सटा होता है, तो वहाँ पे हम चालन कर सकते हैं, यानी कि कंडक्शन वहाँ होता है। किसी स्टील को आप गर्म करिए या फिर लोहा को गर्म करिए, तो वहाँ पे कंडक्शन का क्रिया होता है। उसके बाद आता है संवहन और हमारा होता है विकिरण। तो संवहन होता है जो कि पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करे। इसको इस तरह से याद कर लीजिए, यहाँ पे कोई एक कप बना हुआ है, ठीक है, ये आप कप है और यहाँ पे पानी इस तरह से भरा हुआ है और यहाँ पे हम लगा दिए हैं लौ, यानी कि हम बर्नर लगा के यहाँ पे गैस जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको तापमान दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका कण मौजूद है, ये कण यहाँ पे गर्म होगा और ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। अगर ये ऊपर उठ गया तो आसपास का कण ये नीचे की ओर दौड़ेगा यहाँ पे उष्मा लेने के लिए। तो ये हमारा संवहन वाला में होता है। और आता है फिर अंतिम आता है रेडिएशन, जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो सूर्य का रोशनी जो हमारे पास आता है वो हमारा विकिरण के माध्यम से आता है, यही हमारा रेडिएशन है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है, एक चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन और संवहन को एक और तरीका है, मान लीजिए कि यहाँ कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी कुछ वर्कर काम कर रहे हैं इस तरह से, तो स्मार्ट वर्क कह सकते हैं हम इसको, यानी कि चालन को। यहाँ पे एक लेबर खड़ा है, अगर इसको किसी वस्तु को देना है तो ये वस्तु इसको देगा, फिर इसको देगा, इसको देगा, यानी सभी अपने स्थान पे रहेगा और सामान को बदलते बदलते इस पॉइंट से, यानी कि शुरू वाला बिंदु से लास्ट पॉइंट तक हम इसको पहुँचा देंगे। ये होगा स्मार्ट वर्क, जिस तरह से हम खड़े हैं और हमारा काम हो गया। जबकि एक होता है संवहन, यानी कि ये पानी में होता है, एक गर्म हुआ, इसके पास सामान है, ये भी आके यहाँ पे जमा कराया, उसके बाद फिर ये भी जमा कराया, तब तक ये लौट के आ रहा है, फिर ये जमा कराया, ये लौट के आ रहा है, इस तरह से जमा करते जा रहा है, लौट के आते जा रहा है, इस तरह से घूमते जा रहा है। ये हमारा संवहन में होता है, जो कि पानी गर्म होता है, ये हमारा संवहन का उदाहरण है। और जो हमारा लोहा गर्म होता है वो हमारा कंडक्शन का उदाहरण है, यानी कि चालन का। उसके बाद आता है विकिरण, जो कि सूर्य से रोशनी हमें बिना किसी माध्यम के आ जाता है, वही हमारा विकिरण है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। किस प्रकार का उष्मा भौतिक संचार संपर्क, यानी कि भौतिक संचार संपर्क में आपस में छू लेने से आ जाता है, तो छू लेने से हमारा चालन में आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालन, यानी कि कंडक्शन। यहाँ पे हिंदी में नहीं दिया गया है, तो आप लोग इंग्लिश पे भी जोड़ दीजिए थोड़ा सा, कंडक्शन, हिंदी में भी इसको कंडक्शन ही लिख दिया है, तो गूगल ट्रांसलेशन भी इसी तरह से काम करता है। तो इसका हो जाएगा कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 दिख रहा है। किस प्रकार का उष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, यानी कि आया नीचे, गर्म हुआ, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर चला गया, यानी कि दौड़ते रहता है, यानी पानी वाला, चाय वाला, ये हो सकता है। अगर आप गैस की लौ को बिल्कुल बीच में, मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है, ये आपका एक बीकर है, और यहाँ से अगर आप बिल्कुल यहाँ पे लौ दे रहे हैं, ठीक है, और ये तेज लौ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का गर्म होने वाला ऊपर आ जाएगा और इस साइड से होते हुए ये नीचे आएगा और अपना उष्मा ले जाएगा। जबकि दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर आप गैस जला रहे हैं और यहाँ पे पूरा आग इस तरह से जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बर्नर लगा हुआ, यहाँ तक आग जल रहा है, और ये आपका जो बीकर है, ये इतना बड़ा बीकर है, आपके बाहर तक भी आग चल रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बीच से ना उठ करके यहाँ पे जो गर्म होगा, ये साइड का पानी ऊपर जाएगा।